नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूँ साकेत मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। ठीक है मित्रों, आज से मैंने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी, जिसमें पहले हम 6th क्लास की सारी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे। विज्ञान की हो गई, इतिहास, भूगोल, जो भी एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक हैं पहले हम उन्हें पढ़ेंगे। इसी क्रम में फिर हम 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ठीक है मित्रों। तो 6वीं से लेकर 10वीं तक की सारी बुक्स मैं आपको बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ, बुक्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ और साथ में मैं इनमें आपको सारे टॉपिक्स समझाऊंगा भी। ठीक है मित्रों, तो आज का हमारा टॉपिक है भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, ये विज्ञान का पार्ट 1 है, भोजन कहाँ से आता है। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं, ये जानते हैं इसके बारे में। देखिए ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहले आपको कुछ प्रश्न करने हैं अपने आसपास मित्रों से। देखिए, आज आपने अपने घर में क्या खाया। ठीक है मित्रों, आप पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन लेते हैं? तो ये कुछ प्रश्न हैं खाद्य भोजन से संबंधित, जिन्हें आपको ढूंढना है, पता लगाना है या अपने दोस्तों से पूछना है। ठीक है मित्रों, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी कि आपने आज क्या खाना खाया है। जैसे मैंने यही प्रश्न आज मेरी कोचिंग के बच्चों से किया था, तो उन्होंने बताया कि जो भी कुछ उन्होंने घर में खाया था, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, तो वो उन्होंने खाई। फिर उन सभी ने एक दूसरे से प्रश्न किया कि तुमने क्या खाना खाया था। तो उनसे भी कुछ किसी ने कहा कि मैंने आज कड़ी खाई थी, किसी ने बोला आज मैंने पनीर की सब्जी चावल खाया था, किसी ने बोला पुलाव खाया था। ठीक है मित्रों, किसी ने बोला आज मेरे यहाँ आलू के पराठे बने थे। तो इस प्रकार के उन दोस्तों के आपस में प्रश्नों के जवाब आए। ठीक है मित्रों, फिर उनसे यह प्रश्न किया गया, क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? तो उन्होंने इसका जवाब दिया नहीं, उन्होंने कल कुछ और खाना खाया था और आज कुछ और खाना खाया। ठीक है मित्रों, और ये आखिरी प्रश्न है, क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो हाँ, ये कथन सत्य है, हम अलग समय में अलग प्रकार का खाना लेते हैं। ठीक है मित्रों, जरूरी नहीं है कि जो हमने खाना कल खाया था वही हम आज भी खाएं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। ये है हमारा क्रियाकलाप 1, जिसे आपको करना है। ये है हमारा 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे, जिन्हें आप नॉर्मली जानते ही होंगे, उन्हें ही हम यहाँ पे संगठित तरीके से जान रहे हैं इस पाठ के द्वारा। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये क्रियाकलाप 1 है। इसमें आपको क्या करना है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करनी है जो उन्होंने पूरे दिन में खाए हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों से रहने वाले हों तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें कि उन्होंने मतलब कि उनके राज्य में, जिस राज्य से वो हैं, उनके यहाँ का प्रमुख भोजन क्या है। ठीक है मित्रों, अपनी नोटबुक की सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है मित्रों, तो ये आपको निकालना है। अगर आपकी ये आपकी सारणी रही, इसमें आपको सारणी बनाना है, या आप खुद से ही बना सकते हैं या अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। आप अपने मन से यहाँ पे कुछ भी दोस्तों के नाम लिख सकते हैं, जो भी आपके दोस्त हों। और नॉर्मली अधिकतर क्या होता है, हमारी क्लासेस जो होती हैं, हमारे स्कूल के मित्र जो होते हैं वो एक ही राज्य के होते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि वो किसी दूसरे राज्य के हों। ठीक है मित्रों, तो आपको उनसे ये उत्तर मिल सकते हैं पूरे दिन के खाने के बारे में। वो बता सकते हैं आपको कि उन्होंने रोटी खाई, कोई बता सकता है रोटी, दाल, चावल, पालक की सब्जी, लौकी की सब्जी, टमाटर की सब्जी। ठीक है मित्रों, कोई बता देगा पूड़ी खाई है उसने। ठीक है, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ राज्यों के भोजन के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ राज्यों के खाद्य पदार्थ के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो ध्यान से सुनिए, ये विभिन्न राज्यों के खाद्य पदार्थ हैं। देखिए, कश्मीर, जैसे कश्मीर में बनता है रोगन जोश,
तो ये बनता है सूखा अदरक और सौंफ से बनता है। फिर उत्तराखंड में बनता है झंगोर की खीर। तो ये झंगोर है जो वहाँ का एक खास प्रकार का अनाज है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से अगर हम अपने मध्य प्रदेश में आते हैं तो आपको मध्य प्रदेश में भी विभिन्न प्रकार का खाना मिल जाएगा। जैसे चावल हो गई, खीर हो गई, चावल की खीर हो गई, भुट्टा की खीस हो गई। ठीक है मित्रों, और भी विभिन्न प्रकार के आपको हमारे मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। आप राजस्थान में जाएंगे तो केर संगरी मिल जाएगी। ये स्थानीय वहाँ की स्थानीय अनाज के द्वारा बनाया जाता है। उत्तराखंड में जाएंगे तो आप झंगोरी की खीर बन जाएगी। झंगोरी की खीर जो कि झंगोरा है, एक स्थानीय अनाज है। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से अगर आप दक्षिण भारत में जाते हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा इडली, डोसा, सांभर। ठीक है मित्रों, आप तो ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी अलग अलग राज्यों के भोजन के बारे में। ठीक है मित्रों, आइए अब आगे हम पाठ को पढ़ते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी लिस्ट हैं, लेकिन अगर मैं अभी उनके बारे में बात करूंगा तो हम विषय से थोड़ी सा भटक जाएंगे। मैं आपको किसी और वीडियो में सारे हमारे भारत देश के राज्यों और वहाँ पे बनने वाले प्रमुख भोजनों के बारे में बताऊंगा। आइए आगे पढ़ते हैं। आपने भोजन में हमें अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। ठीक है मित्रों, हमारा जो भोजन होता है वो कई प्रकार की चीज़ों से मिलके बनता है। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। ठीक है मित्रों, जो हम खाते हैं उन चीज़ों के बारे में सोचिए। जैसे मान लीजिए आज आपके यहाँ दाल बनी, तो उस दाल में क्या क्या था? ठीक है, वो बहुत सी चीज़ों से मिलके बना। ठीक, जैसे ये चावल लें हम, पके चावल के बारे में अगर हम सोचें तो देखिए ये पका चावल ऐसे ही तो बन नहीं गया। देखिए इसमें क्या क्या लगा। पहले ये चावल कच्चा था। ठीक है, तो हमने पहले कच्चा चावल लिया, उसे पानी में उबाल दिया, फिर उसके बाद ये तैयार हो गया। अब हम इसे खा सकते हैं। तो चावल को उबालने में क्या लगे? दो पदार्थ लगे, एक तो चावल लगा और एक पानी लगा। ठीक है मित्रों, तो इन्हीं को क्या बोल देते हैं? संघटक बोल देते हैं। ठीक है, ये संघटकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चावल में कितने संघटक लगे चावल को पकाने में? एक खुद चावल लगा और साथ में उसमें पानी। तो जो भी हम खाना बनाते हैं तो उसमें उसको तैयार करने में लगने वाली चीज़ को क्या कहेंगे? हम उसके संघटक कहेंगे। ठीक है मित्रों, दूसरी ओर कुछ भोजन आगे पढ़ते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हम कोई और भोजन पकाएं तो उसमें हमें कुछ और संघटकों की आवश्यकता होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको सब्जी बनाना है, ठीक है, किसी भी प्रकार की हमें यदि सब्जी बनाना चाहते हैं हम, तो उसमें कई प्रकार की अलग अलग प्रकार के संघटक लगेंगे। जैसे कच्ची सब्जी, आप मान लीजिए आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको सबसे पहले तो आलू चाहिए, कच्चे आलू लाएंगे आप, कच्चे टमाटर लाएंगे, तो ये हमारी सब्जी हो गई। फिर उसमें नमक भी डालेंगे, उसमें मसाला भी लगेगा, तेल भी लगेगा। तो ये आदि प्रकार की इस प्रकार की कुछ चीज़ें हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आलू मटर की सब्जी बनाने में आपको क्या क्या संघटक लग गए? पहले तो आलू मटर की कच्ची सब्जी लग गई, नमक लग गया, विभिन्न प्रकार के मसाले लग गए। ठीक है, राई, जीरे, धनिया, मिर्ची, ये सारी चीज़ें हमें सब्जी बनाने में लगेंगी। तो सब्जी के संघटक बहुत से हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए ये हम क्रियाकलाप 2 है, आपको क्रियाकलाप 2 करना है। आइए देखते हैं इसमें क्या है क्रियाकलाप 2 में। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। उनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, इसको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य सूची हमें आपको इसमें बनाना है। ठीक है मित्रों, तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको इसकी कुछ अन्य चीज़ें बनाना है। ठीक है मित्रों, तो देखिए आप जैसे रोटी या चपाती आपको बनाना हो तो इस तरफ आपको खाद्य पदार्थ लिखने हैं और इस तरफ कच्ची सामग्री। ठीक है मित्रों, कच्ची सामग्री मतलब रोटी बनाने में आपको क्या क्या लगा, कौन कौन से संघटक की आवश्यकता हुई, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है रोटी बनाने में क्या क्या लगा, आटा लगा और जल लगा, और उसको हमने सेक दिया तो हमारी रोटी बन गई।
इसी प्रकार से दाल बनाने में क्या लगी, आपको कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल घी चाहिए और कुछ मसाले चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी दाल बन जाएगी। इसी प्रकार से आप इडली ले सकते हैं। आपको इडली बनाना तो क्या चाहिए, आपको चावल चाहिए और उड़द की दाल चाहिए। ठीक है मित्रों, साथ में आपको दही भी चाहिए और फिर इसको पीस के हम रात भर के लिए छोड़ देते हैं, जिससे इसमें अच्छा खमीर उठ जाता है और सुबह हम बेहतरीन तरीके से इडली खा सकते हैं। ठीक है, अब इडली में और क्या लगता है, इडली जब हम खाते हैं तो आप ही बताइए। इडली को हम चटनी के साथ खा सकते हैं, जो कि नारियल की चटनी होती है। तो एक खाद्य पदार्थ यहाँ पे हो गया नारियल की चटनी। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, नारियल लगेगा। तो कच्ची सामग्री में क्या क्या आ जाएगा, कच्चा नारियल, उसके बाद आपको लगेगा दही, नमक और चाहे तो आप उसमें कुछ टमाटर भी डाल सकते हैं, इससे उसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब इडली के साथ सांभर भी लगता है। तो सांभर में क्या क्या लगेगा, देखिए जैसे सांभर बनाते हैं तो कोई कोई उसमें लौकी भी डाल लेता है। ठीक है, तो लौकी लगेगी, दाल लगेगी, आप दाल चने की दाल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो सांभर हो गया क्या, अपनी खाद्य सामग्री। अब सांभर को बनाने में क्या क्या लगेगा वो हमारा इस लिस्ट में आएगा। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ मैंने आपको आइडिया दिया, थोड़ी सी जानकारी दी। अब आप इससे अपनी ये आइडिया लेके आप इस सारणी 1.2 को बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, नहीं तो मैं इसकी अलग से पूरी वीडियो, ये जो सारणी दी है इसमें मैं ये सारी क्रियाकलाप की अलग से एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें इस पुस्तक के, जो आपकी 6th क्लास की पुस्तक है, उसके सारी क्रियाकलाप इसमें उस वीडियो में आपको दिए रहेंगे। ठीक है मित्रों, आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। हमने क्या देखा, ठीक है, हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न भोजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक क्या आते हैं। तो देखिए मित्रों, अभी मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई, जैसे दाल बताई, सांभर बताया, सांभर कैसे बनता है, सब्जी बताई। ठीक है मित्रों, तो इन चीज़ों में हमें कुछ चीज़ें समान रूप से मिली, रोटी में, चावल में। ठीक है मित्रों, तो इनमें क्या मिली, कुछ चीज़ें समान रूप से मिली। जैसे जल का उपयोग सभी में हो रहा था। ठीक है मित्रों, मसाले हो गए, तो मसालों का उपयोग सब्जी, हर प्रकार की सब्जी बनाने में मसालों का उपयोग होता ही होता है। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ चीज़ें थी जो संगठक दोनों में समान थे, हर खाद्य सामग्री में समान थे। जैसे जल हो गया, मसाले हो गए। ठीक है मित्रों, अब आगे है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। ठीक है, अब हम जो खाद्य सामग्री है उनके कुछ स्रोतों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जियों के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। चित्र 1.2 यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से। ठीक है मित्रों, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ साइड में चित्र दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, ये कहाँ से आती हैं, पौधों से आती हैं। तो ये खाद्य सामग्री है और इस वाले 1.1.2 में हम जानेंगे कि ये इनके स्रोत क्या हैं। आखिरकार ये फल कहाँ से आए, ये दाल कहाँ से आई आखिरकार, तो ये कहाँ से आएगी, ये निश्चित ही रूप से पौधों से आई है। ठीक है मित्रों, निश्चित रूप से पौधों से। आगे पढ़ते हैं, गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। अब आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, अगर आपने धान और गेहूं के खेत देखे हैं, अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो आपने अवश्य देखा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें गांव में ही देखने मिलती हैं। कुछ अन्य पदार्थ भी हैं, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ खाद्य पदार्थ हैं। कुछ खाद्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब ये हमारा क्रियाकलाप 3 है, तो ये क्या है, आइए पढ़ लेते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे नीचे सारणी दी हुई है 1.3, उसमें कुछ उदाहरण पहले से दिए हुए हैं, हमें उनमें कुछ उदाहरण जोड़ना है। क्रियाकलाप 3 से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अनाज, सब्जी
नीचे देखते हैं, ये देखिए ये दिया है गेहूं का परिवहन हो रहा है, इसमें धान का खेत है ये हमारा। देखिए पौधों से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न सब्जी तथा फल इत्यादि स्रोत हैं। जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे, अन्य जंतव्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम ये सारे किससे बनते हैं? ये दूध से बनते हैं। ठीक है मित्रों, मक्खन, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे कुछ और भी जंतुओं के नाम बताने हैं जो हमें दूध दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 ही जंतुओं के बारे में बात की है, क्या? बकरी, भैंस, गाय। ठीक है मित्रों, उसके अलावा भी आप अगर राजस्थान तरफ जाएंगे या ज़्यादा गर्म स्थानों पे जाएंगे, जैसे राजस्थान होता है रेगिस्तानी इलाके में, तो वहाँ पे ऊँट का दूध भी पिया जाता है। ठीक है मित्रों, और कुछ लोग तो, जैसे मैं आपको बताऊँ, आपने सुअर पालने वालों को देखा होगा, वो तो सुअर पालने वाले सुअर का दूध भी पीते हैं। शायद ये कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जो सुअर को पालते हैं वो सुअर का दूध भी पीते हैं। ये कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम। तो कुछ अन्य जानवर हैं जो कि ऐसा उनका भी दूध पिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या था यहाँ पे कि इस सारणी में हमें क्या लिखना है? खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। ठीक है, तो आपको ये सारणी दी हुई है, इसमें आपको ये खाद्य सामग्री लिखी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी खाद्य सामग्री दी हुई है। आपको यहाँ कच्ची सामग्री लिखना है। ठीक है मित्रों, आपको यहाँ क्या लिखना है? यहाँ पे आपको कच्ची सामग्री लिखना है और यहाँ पे वो स्रोत क्या है उसका वो लिखना है। ठीक है, तो जैसे ये इडली बनाने में क्या क्या लगा? चावल लगा, उड़द की दाल लगी, नमक लगा, जल लगा। तो देखिए चावल और उड़द की दाल ये किससे मिला हमें? ये पौधों से मिला। ठीक है मित्रों, और नमक कहाँ से मिलेगा? नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है। जल हम हमारे नलकूप से ले सकते हैं। ठीक है, चिकन करी बनाने में लगेगा चिकन, तो ये चिकन किससे मिला? जंतु हो गया। ठीक है, मसाला किससे मिलेगा? पौधों से मिलेगा। ठीक है मित्रों, तेल और घी किससे मिलेगा? तेल तो हमें पौधे से मिल जाएगा, जैसे सोयाबीन का तेल होता है तो ये पौधे से मिलता है। घी किससे मिलेगा? हमें जंतु से मिलेगा। ठीक है, जब हम मक्खन जमता है उसके बाद ही मक्खन से घी निकलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं खीर। यहाँ पे खाद्य पदार्थ दिया हुआ है खीर, तो खीर में क्या क्या लगेगा? दूध। अगर आप चावल की खीर बना रहे हैं तो चावल, अगर आप गेहूं की खीर बना रहे हैं तो आपको यहाँ गेहूं लगेगा और साथ में लगेगी चीनी। ठीक है, तो देखिए ये दूध किससे मिला? जंतु से मिला, और चावल किससे मिला? पौधे से, और चीनी क्या? ये भी पौधे से ही प्राप्त होगी। ठीक है मित्रों, तो इसी प्रकार से आपको कुछ अन्य उदाहरण भी इसमें जोड़ने हैं। जैसे आप जोड़ सकते हैं पनीर की सब्जी, है ना मित्रों? तो पनीर की सब्जी में क्या क्या लगेगा? पनीर लगेगा, तो पनीर किससे मिला? जंतु से। ठीक है, पनीर की सब्जी बनाने में आपको पनीर लगेगा, तो पनीर मिलेगा जंतु से। उसके साथ में अगर आप मटर पनीर बना रहे हैं तो मटर पनीर में मटर लगेंगे, तो मटर किससे मिलेंगे अपन को? पौधे से। तो आप ये सारणी समझ गए होंगे। इसमें ये खाद्य मद दी है, यहाँ पे आपको वो जो बनाने वाली चीज लिखना है जो इस खाद्य सामग्री को बनाने में लग रही है, और इधर पे आपको स्रोत लिखना है कि ये खाद्य जो कच्ची सामग्री है ये किस स्रोत से आई है। जैसे कि यहाँ पे ये दी है इडली बनी चावल, उड़द की दाल, नमक और जल, तो यहाँ इसके ये स्रोत लिखे हैं। चावल कहाँ से आया? पौधे से। उड़द की दाल कहाँ से आएगी? पौधे से। तो इन दोनों का स्रोत क्या हो गया? पादप हो गया। नमक कहाँ से मिलेगा? समुद्र से। ठीक है, समुद्र का जल जब धूप में सुखाया जाता है उसके बाद ही हमें नमक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कुछ और भी आपको जोड़ना पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये सारणी बनाइए, सोचिए और अपना उत्तर इस सारणी को और भी पूर्ण कीजिए। ठीक है मित्रों, आइए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु पादप। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे भोजन के रूप में हम पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये देखिए यहाँ पे एक पौधा बना हुआ है और इसमें हम ये इसको बांटा गया है अलग अलग भागों में, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए थोड़ी सा जूम करके ही बताता हूँ। तो ये क्या हो गया, पहले फूल है, फिर ये फल है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये क्या हो गए, फूल। किसी किसी चीज़ के फूल खाए जाते हैं, फल तो अधिकतर खा ही जाते हैं। फिर ये तना हो गया, ये पूरा तना है, ये पत्ती हो गई। किसी किसी पौधे का हम पत्ते भी खाते हैं। तो ये ऊपरी हिस्सा है, इसको क्या कहेंगे, ये लिखा हुआ है, ये ऊपरी हिस्से को कहेंगे प्रोतंत्र। क्या है मित्रों जी, प्रोतंत्र है, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गई नॉड। ये नॉड मतलब जहाँ से ये फुंसे फूटते हैं ना, उसी को हम क्या कहेंगे, नॉड कहेंगे। ये हो गया इंटरबॉन्ड। इंटरबॉन्ड मतलब यहाँ से ये एक पौधा यहाँ जा रहा है और एक पौधा ये ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया इंटरबॉन्ड, ठीक है मित्रों। ये जो छोटे छोटे से आप जहाँ से फुंसे फूटते हैं वो क्या हो जाता है, उसे हम कलिका कहते हैं, ठीक है। तो ये पौधे के बारे में यहाँ पे आपको कुछ जानकारी थी। ये नीचे का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, मूल तंत्र। तो ये हो गया प्राथमिक मूल, ये हो गया द्वितीयक मूल, जो जड़ का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये पादप के खाने योग्य भाग हैं। किसी पौधे की हम जड़ खाते हैं, किसी की पत्ती खाते हैं, किसी के हम फूल खाते हैं, और कोई कोई तो हम पूरा पौधा खा जाते हैं, ठीक है मित्रों। तो आइए आगे पढ़ते हैं। पौधे हमारे जीवन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जी खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है मित्रों। तो जो मैं आपको अभी बता रहा था वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कभी हम उसका पत्ता खाएंगे, कभी हम उसका फूल खाएंगे, कभी हम उसका फल खाएंगे, और कभी हम उसका तना खाएंगे, और कभी हम उसकी जड़ भी खा जाते हैं, ठीक है मित्रों। कभी आपने सीताफल को काशी फल भी कहते हैं, ठीक है। सीताफल के फूल के बारे में, फूल को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। तो आपने सीताफल देखा होगा, सीताफल का पेड़, तो यही उसी के बारे में बता रहे हैं। क्या आपने उसके फूल की चावल की पिट्ठी में डुबोकर या तलकर पकौड़े बनाकर खाया है? तो देखिए, मैंने तो सीताफल के फूलों को कभी ऐसे नहीं खाया, लेकिन हाँ, मुनगा, हमारे यहाँ मुनगा होता है। मुनगा आप कौस जानते होंगे, कौस, तो मुनगे की फूल की कड़ी आप कभी खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मुनगे के फूल का उपयोग हो गया, ठीक है मित्रों। तो बहुत ही अच्छी कड़ी लगती, कभी आप खाइए। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ठीक है मित्रों। कभी कभी क्या होता है, कोई पौधा है तो हम उसके 2 या 2 से अधिक भाग खा सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या दिया है, सरसों के बीज के हमें सरसों के बीज से हमें क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है, एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है मित्रों। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, सरसों का साग और मक्के की रोटी पंजाब में बहुत ही प्रसिद्ध है, एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं, जिन्हें हम आगे देखते हैं, आगे कहाँ दिया हुआ है, जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। यह है मित्रों हमारा आगे का, जिन्हें हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं, ठीक है मित्रों। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताना है कि जिससे 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं, ठीक है मित्रों। तो सारणी 1.3 में यहाँ पे क्या है, सारणी 1.3 में क्या करना है, देखिए ध्यान से, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भाग से प्राप्त होते हैं। उन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों की सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है मित्रों। तो हमें 1.3 से खाद्य पदार्थों को छांटना है और उनके स्रोतों को लिखना है। फिर उनके स्रोतों के बारे में लिखना है कि वो पौधे का कौन सा भाग है, ठीक है मित्रों। तो आइए, यहाँ पे ये एक लड़की का चित्र बना हुआ है। ये क्या कह रही है, पहेली। इस लड़की का क्या नाम है, पहेली नाम है इस लड़की का। तो ये क्या जानना चाहती है, पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कोई अन्य स्रोत है।
ठीक है मित्रों। तो ये पहेली है, ये जानना चाहती है कि हमारे जो खाना है वो पौधे और जंतु के अलावा भी कहीं और से आता है। तो बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पौधे और जंतुओं के अलावा भी हमारा खाद्य भोजन क्या है। ठीक है, कहाँ से हमें और स्रोतों से मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे एक खाद्य सामग्री लिखी हुई है, यहाँ पे आपको खाद्य सामग्री लिखना है। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, यहाँ पे आपको लिखना है संगठक स्रोत पौधे का, यहाँ पे आपको पौधे का भाग जो हम संगठक में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको पौधा लिखना है, कौन सा पौधा है वो, किस पौधे का है। यहाँ पे आपको स्रोत लिखना है और यहाँ पे आपको उसका भाग लिखना है कि कौन सा भाग है। तो जैसे बैगन का भरता, तो बैगन का भरता कैसे बनेगा, उसमें हमें बैगन चाहिए, मिर्ची मसाले के रूप में, और क्या लगेगा, तेल लग सकता है, मूंगफली का तेल, सरसों का, सोयाबीन का, या किसी भी अन्य प्रकार का तेल लग सकता है। ठीक है मित्रों। तो देखिए, ये जो मिर्ची मसाले हो गए और बैगन हो गए, तो ये क्या है, ये स्रोत इनका है फल। ठीक है मित्रों, ये क्या है, इनका स्रोत हो गया फल। इसी प्रकार से ये तेल मिलेगा तो किससे, मूंगफली, सरसों और सोयाबीन, तो ये क्या हो गया, बीज हो गया। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, बात करें किसकी, मटर की। ठीक है, तो मटर की सब्जी बनाएंगे तो क्या क्या लगेगा, फिर से मटर लगेगा, तो मटर क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। ठीक है मित्रों, उसमें भी तेल वगैरह लगेगा, तो तेल लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बीज हो जाएगा। अगर हम घी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जंतु से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको खाद्य सामग्री लिखना है, यहाँ पे आपको संगठक लिखना है, और यहाँ पे वो संगठक कहाँ से प्राप्त हुआ। जैसे पालक की सब्जी बनाए तो पालक की सब्जी बनेगी, तो पालक की सब्जी में जो पालक होगी वो क्या होगा, वो पौधे का पत्ता होगा। ठीक है मित्रों, क्या खाएंगे हम, पत्ता खाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे वो सब्जी लिखना है जो हम बना रहे हैं, और यहाँ पे वो सब्जी बनाने का संगठक लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है कि वो जो सब्जी है वो पौधे का कौन सा भाग है, वो पौधे का बीज है, या वो पौधे का तना है, या फिर वो जड़ है। ठीक है मित्रों, तो आपको ये लिखना है यहाँ पे, या फिर वो फूल है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम बनाते हैं घुइयाँ। ठीक है, तो घुइयाँ के पत्ते की सब्जी बनती है, उसको बेसन में लपेट के बनाया जाता है। तो उस घुइयाँ के पत्ते की सब्जी में क्या क्या लगा, घुइयाँ के पत्ते लगे, बेसन लगा, ठीक है, तेल भी लगेगा। ठीक, तो अब देखिए, बेसन के जो घुइयाँ के पत्ते थे वो क्या हो गया, पौधे का कौन सा भाग हो गया, वो पत्तों वाला भाग हो गया। ठीक है मित्रों, अब बेसन किससे प्राप्त हुआ, दाल से प्राप्त हुआ, तो दाल चने की दाल से। ठीक है, तो वो चना होता है, वो क्या होता है, बीज होता है। ठीक है, अब इसके बाद में और क्या लगा हमें, और तेल लगा, तो तेल किससे मिलेगा, यही मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तो ये भी क्या हो गया, एक बीज हो गया। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, आप कृपया ध्यान से सुने। आइए, यहाँ पे कुछ पहेली कुछ कह रही है, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं, कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आपके आसपास कुछ अनजान पौधे लगे हों जिन्हें आप ना जानते हो, तो उन्हें खाने योग्य ना समझें, उनका परीक्षण ना करें, मतलब खाने उनको ना खाएं, उनसे आपको नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए, क्रियाकलाप 5 है, क्या कहा गया है, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए, अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उसे एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं, क्या ये छोटी सी सफेद संरचना उभर आई है। ठीक है मित्रों, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आप जानेंगे कि इसमें कुछ ऐसे, जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, ये मूंग की दाल है, इसे पहले भिगोया गया और फिर गीले कपड़े में रख दिया गया, तो आप इसमें ऐसे सफेद सफेद अंकुरण देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। तो बीज से ये बाहर निकल रहा है, यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। क्या हो गए हैं मित्रों, अगर आपको ऐसा दिखे तो बीज क्या हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीजों को
पानी से धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीज के बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरण को सावधानी से धोकर आप उसे खा सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये उबाले भी जा सकते हैं। इसमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आप लोग जरूर इन्हें अंकुरित करके खाएं। चने की दाल, चने को क्षमा कीजिए, चने और ये मूंग की दाल को। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से अंकुरित कर लीजिए। आप अपनी माँ से भी कह सकते हैं कि उन्हें अंकुरित करके वो उन्हें खिलाए। ठीक है, तो आप अगर इन्हें खाएंगे तो आपका शरीर बहुत ही अच्छा होगा। प्रोटीन से भरपूर होते हैं ये अंकुरित अनाज। ठीक है, आपका शरीर बहुत ही बलिष्ठ बनेगा और आप मजबूत रहेंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। आपको किसी भी प्रकार के अन्य प्रोडक्ट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिब्बा बंद जो आजकल पाउडर वगैरह आते हैं, ठीक है मित्रों, उन्हें आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हें अगर खाते हैं तो आजकल तो जैसा फालतू का बस फैशन सा चल गया है कि जरूर उसके बिना कुछ काम ही नहीं चलता। ठीक है मित्रों, हमारी जो परंपरा थी, देसी परंपरा है, उसे देखिए आप। अगर आप उसमें ज़्यादा ही मजबूती है, जैसे लड्डू होता है, गुड़ का लड्डू, उसमें देखिए कितनी ताकत होती है। मैं जब मेरे गांव जाता था तो वहाँ पे जो काम करने वाले थे उन्हें आप गुड़ दे दीजिए और गुड़ के साथ में कुछ भी दे दीजिए, गुड़ के साथ में आप उन्हें रोटी दे दीजिए, वो गुड़ खा के दिन भर काम कर लेते थे। गुड़ तो सोचिए, गुड़, चना गुड़ दे दीजिए, वो चना गुड़ से उतनी ताकत रहती है चना और गुड़ में कि वो दिन भर काम कर जाते उससे। ठीक है मित्रों, तो ये तो आजकल फालतू का सब चल गया है। अगर आप इन पदार्थों को अगर आप डायरेक्ट लें, जैसे ये हो गए अंकुरित चने, तो ये इससे आपको इतना प्रोटीन मिलेगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई अन्य प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अपनी ग्रोथ करने के लिए। ठीक है मित्रों, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ये तो अगला कोई अन्य विषय हो जाएगा। अभी के लिए हमें क्या पढ़ना है, हमारा ये पाठ 1 पढ़ना है विज्ञान का। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? तो आपने देखा है क्या मधुमक्खी का छत्ता? बताइए। मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद मीठा रस होता है एकत्र करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उसका मकरंद वर्षों के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। ठीक है मित्रों, तो जो एक वर्ष होता है तो फूलों का मकरंद वर्ष के कुछ ही समय में रहता है मकरंद। ठीक है, हर समय फूलों में मकरंद नहीं मिलता। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये उस मकरंद को अपने द्वारा बनाए हुए छत्ते में इकट्ठा कर लेती हैं। ठीक है मित्रों, क्यों कर लेती हैं? क्योंकि वो मकरंद साल भर नहीं मिलता। अब आइए अगला टॉपिक है हमारा 1.4 है, जंतु क्या खाते हैं। ठीक है मित्रों, तो जिस प्रकार हम खाना खाते हैं उसी प्रकार जंतु भी कुछ ना कुछ खाते होंगे। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? तो क्या आपके घर में है मित्रों? बताइए। आपके घर में होगा तो आप जानते होंगे कि वो क्या खाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। ठीक है मित्रों, तो जिनके घर में कोई भी पालतू पशु है तो वो अपने जंतु के बारे में, उस पेट एनिमल जो हमारा पालतू पशु है उसके बारे में आप जरूर जानते होंगे कि वो क्या खाते हैं। अन्य जंतु क्या खाते हैं, आपको ये भी तुलना करनी है कि आपका जो पालतू पशु है वो क्या खा रहा है और जो बाहर के पशु हैं वो क्या खा रहे हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? बताइए मित्रों, क्या आपने देखा है? अगर नहीं देखा है तो अपने आसपास ध्यान दीजिए, आपको बहुत से छोटे छोटे जंतु मिल जाएंगे और उन्हें आप ध्यान से देखिए कि वो क्या खा रहे हैं। अब आइए क्रियाकलाप 6 में जानते हैं क्रियाकलाप 6 में क्या है। तो क्रियाकलाप 6 सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उसमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोज्य भी लिखे हैं। ठीक है मित्रों, इसमें क्या है, कुछ जंतुओं के नाम लिखे हैं और उनके द्वारा खाए जाने वाले
कुछ भोज्य पदार्थ भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये हमारी 1.5 सारणी रही। इसमें कुछ जंतु दिए हैं और उनके भोजन के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, तो ये रही हमारे जीव। तो ये है भैंस। ठीक है मित्रों, तो ये भैंस है। भैंस क्या क्या खाती है? भैंस देखिए घास खाएगी, खली खाती है, भूसा, अनाज, पत्ती। जो घर पे भैंस पाला होगा उसको इन सब चीज़ों के बारे में जरूर पता होगा। ठीक है मित्रों, अब बिल्ली क्या क्या खाएगी? देखिए छोटे जंतु को खा लेगी, पक्षी खा लेगी, दूध भी पी लेती है। ठीक है, इसी प्रकार चूहा, जो चूहा है, चूहा क्या क्या खाता है? तो चूहा, आप अगर इन्हें ध्यान से देखेंगे तो चूहा कुछ भी खा लेता है। जैसे अधिकतर मैंने देखा है चूहे को खाते हैं, वो अनाज खा लेगा। अगर हमारे घर में अनाज रखा हुआ है तो वो अनाज खा लेगा। रोटी रखी है तो रोटी भी खा जाएगा। छोटे छोटे टिड्डों, छोटे छोटे कीड़ों को भी खा जाता है। ठीक है, और इस चूहे को कौन खा जाती है? बिल्ली खा जाती है। ठीक है, शेर, आपने शेर देखा होगा। शेर दूसरे जानवरों को खाता, शिकार करता है। जैसे हो गया बाघ, क्षमा कीजिए, शेर किसको खाएगा? हिरण को खा जाए, हिरण को खाएगा, जंगली भैंसे को खा जाएगा। इसी प्रकार से बाघ भी हिरण को खा जाता है, जंगली भैंसे, और जो भी उससे छोटा जानवर है उसे वो खा जाता है। शेर तो कभी कभी झुंड में रहते हैं तो हाथी के बच्चे को भी मार देते हैं और हाथी को भी मार देते हैं। मकड़ी को आपने देखा है, मकड़ी क्या क्या खाती है? आप ध्यान से देखिए, मकड़ी जाला बनाती है और उस जाले में जब कोई कीट आके फंस जाता है तो वो उसे खा जाती है। छिपकली भी छोटे कीटों को खाएगी। गाय वो सब खाएगी जो भैंस के बारे में लिखा था, खली हो गया, भूसा। ठीक है मित्रों, तो ये लिखा था भैंस में, तो घास, खली, भूसा, अनाज, पत्तियां, ये सारी चीजें कौन खाएगी? भैंस खाएगी। ठीक है मित्रों, हम रोटी दे देते हैं भैंस को, रोटी भैंस भी खा लेता है। मनुष्य तो सब कुछ खाता है। ठीक है, मनुष्य सब कुछ खा लेता है, बस अंतर ये होता है, कुछ मनुष्य होते हैं शाकाहारी और कुछ मनुष्य होते हैं मांसाहारी। ठीक है, कुछ होते हैं, दोनों ही होते हैं। कुछ मनुष्य शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। इसलिए मनुष्य के बारे में क्या बोला जाता है? मनुष्य एक सर्वाहारी पशु है, क्षमा कीजिए, सर्वाहारी जंतु है। ठीक है, मनुष्य क्या है? एक सर्वाहारी के कैटेगरी में आता है। तो मनुष्य क्या क्या खाएगा? मांस, मछली, पेड़ पौधे तो नहीं, क्षमा कीजिए, अनाज, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सारे कुछ। तितली क्या करती है? तितली क्या खाती है? ये खाती नहीं है, रस पीती है, फूलों का रस पीती है। कौवा क्या खाएगा? कौवा रोटी खा जाएगा, कौवे तितली को पकड़ के खा जाएगा, कौवा चूहे को भी खा जाएगा। बेसिकली कौवा भी सब कुछ खा जाएगा, और कुछ अन्य पशु भी आप यहाँ पे आगे जोड़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये जानकारी हो गई हमारी पशु और उनके भोजन के बारे में। आइए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। अब है हमारा क्रियाकलाप 7। फिर सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। ठीक है मित्रों, अब हमने सारणी 1.5 बनाई तो हम इसे 3 प्रकार के जंतुओं में हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखेंगे जो केवल पादप से उत्पादित चीजों को खाते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? शाकाहारी जंतु कहेंगे। ठीक है मित्रों, जो सिर्फ पादप को खाते हैं। ठीक है, जो पादप उत्पाद को खाते हैं, मतलब जो घास, फूस, फल, ये सारी चीजें खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी में रखेंगे। तो जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, भेड़ हो गई, ये गिलहरी रानी अपनी गिलहरी हो गई। ठीक है, कोई पक्षी को तो नहीं रखेंगे खैर शाकाहारी में। तो ये सारी चीजें क्या आएंगी? शाकाहारी में आएंगी, ये सभी जंतु। ठीक है, जो सिर्फ पादप खाते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखेंगे। इन प्राणियों को हम क्या कहेंगे? मांसाहारी जंतु कहेंगे। ठीक है, तो मांसाहारी जंतु क्या हो जाएंगे? जो मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, क्षमा कीजिए, लोमड़ी हो गई, ठीक है, बिल्ली हो गई। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी? चीता हो गया, ये सारी मांसाहार में आ जाएंगी। ठीक है, अब सर्वाहारी में कौन आएगा? क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, तो ये क्या आएंगे? सर्वाहारी में आएंगे। जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता क्या खा जाता है? कुत्ता जंतुओं को भी खा लेता है और उन्हें हम रोटी दे दें तो वो रोटी भी खा लेंगे। इसी प्रकार से सारे पक्षी हो गए, जितने भी पक्षी हैं वो, उन्हें अगर हम रोटी खाने दें तो वो रोटी भी खा लेंगे, और अगर हम उन्हें कोई कीट देंगे तो वो कोई कीट भी खा लेंगे। ठीक है, या हम उन्हें मांस का टुकड़ा डालेंगे तो वो मांस का टुकड़ा भी खा जाएंगे। तो ये आएंगे सर्वाहारी में।
अब आप इन्हें सारणी 1.2 में 2 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। ठीक है, तो आपको अब आगे इस सारणी में अलग अलग वर्ग में रखना है। तो शाकाहारी में जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी शाकाहारी में। मांसाहारी में शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, ये सारे आ जाएंगे। मगरमच्छ हो गया, ये सारे आ जाएंगे मांसाहारी में। सर्वाहारी में आ जाएंगे कौवा, चिड़िया, ठीक है, कबूतर, ठीक, चील, बाज, ये सारी चीज़ें सर्वाहारी में आ जाएगा। कुत्ता, ठीक है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, मनुष्य हो गया, सबसे बड़ा जीव तो मनुष्य है, सबसे खतरनाक भी है। और ठीक है, आज देखिए हम मनुष्यों ने प्रकृति को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आइए आगे जानते हैं। हम जानते हैं कि हम में से कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजना चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है मित्रों, तो हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को अच्छे से खाना भी नहीं मिलता, तो हमें स्वयं से ही कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे भोजन खराब ना हो। ठीक है मित्रों, आज भी मैं देखता हूँ मेरे आसपास कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाने को फेंकते हैं। ठीक है मित्रों, उनके पास खाना क्योंकि एक्स्ट्रा है तो वो खाते नहीं है, उसे वो फेंकते हैं। ठीक है, तो ये काम नहीं करना चाहिए। शादी विवाह में जाएंगे तो आप देखते होंगे कुछ लोग भर भर के ले लेते हैं, अब उनसे खाया नहीं जाता। तो क्यों लेते हो इतना जब खाया नहीं जाता? तो हमें खाने को बचाना चाहिए। ठीक है मित्रों, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोज की रोज खाली पेट सोते हैं। लेकिन क्या करें, हमारे समाज में पढ़े लिखे मूर्खों की कमी नहीं है। जैसे कि आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा कि भाई अगर आप पॉलीथीन जलाएंगे तो उससे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, लेकिन फिर भी हमारे आसपास के लोग उसे जलाते ही जलाते हैं। ठीक है, कचरा गाड़ी आएगी तो आती है आजकल। ठीक है, जब से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो हमारे भारत देश के अधिकतर जगहों पे कचरा गाड़ी आती ही है, लेकिन फिर भी लोग बाग कचरा जलाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इन सब चीज़ों के बारे में सरकार को भी कुछ निश्चित कदम उठाना चाहिए। तो आइए अब हम आगे अपने विषय पे आते हैं। ये तो कुछ अन्य बातें हैं जिनका कोई अंत नहीं है। देखिए, कुछ प्रमुख शब्द हमें इस पाठ में मिले। संगठक, तो संगठक के बारे में मैंने आपको बताया था। संगठक क्या होगा? जो चीज़ें हम किसी चीज़ को हमें बनाने में लग रही हैं। ठीक है, जैसे हम दाल बनाएंगे तो दाल बनाने में क्या क्या लगा, जैसे मूंग की दाल बना रहे तो मूंग लगेगी, फिर उसमें हम पानी डालेंगे तो पानी लगेगा, नमक लगेगा। तो ये सब दाल की क्या हो गए? संगठक हो गए। खाद्य क्या होगा? जो खाने की चीज़ है उसे हम खाद्य बोलेंगे। मकरंद क्या है? जो मधुमक्खियाँ लाती हैं फूलों का रस चूस के, उसे मकरंद बोलेंगे। अंकुरित बीज, तो जो आप जब मूंग की दाल को फुला के रखेंगे रात में तो सवेरे आप देखेंगे उसमें सफ़ेद दाना फूटेगा, तो वही अंकुरित बीज होगा। हमने जाना शाकाहारी के बारे में। शाकाहारी मतलब जो सिर्फ पादप से प्राप्त चीज़ें खाते हैं, मतलब पौधों से प्राप्त चीज़ें खाते हैं। मांसाहारी के बारे में जाना, जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम बोलेंगे मांसाहारी। ठीक है, सर्वाहारी के बारे में जाना, जो जंतु और पादप दोनों को खाते हैं, तो ये होगा हमारे सर्वाहारी। ठीक है मित्रों, अब आगे है हमारे प्रश्नोत्तर। ये है सारांश। क्या है सारांश? भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। ठीक है मित्रों, तो हमने शुरू में ही जाना था कि हमारा देश इतनी सारी विविधताओं से भरा हुआ है कि हम अगर हमारे देश में कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें खोजने जाएं तो हमें बहुत सी प्रकार की खाद्य पदार्थ और बहुत सी कई प्रकार की संस्कृतियां देखने को मिलेंगी। हमारे भोजन में मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु और पादप दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा सारांश। अब इसके बाद है अभ्यास का समय। ठीक है,
तो आइए मैं आपको अभ्यास के समय इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी कुछ जानकारी दे देता हूं, जिन्हें आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। अलग अलग किस्म के जीवों को अलग अलग किस्म के भोजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सभी प्रकार के जंतु एक सा भोजन नहीं कर सकते। जो जंतु केवल पादप खाता है वो सिर्फ पादप ही खाएगा। जो जंतु किसी दूसरे पशु को खाता है तो वो सिर्फ दूसरे पशु को ही खाएगा, वो शाकाहारी नहीं हो सकता। ठीक है, आप शेर को घास नहीं खिला सकते। तो सभी जीवों को, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है मित्रों, तो आप इसके उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे गाय को हम मांस नहीं खिला सकते, शेर को हम घास नहीं खिला सकते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न है 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भागों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया गया। ठीक है, तो देखिए 5 पौधे मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ मटर। ठीक है मित्रों, मटर का पौधा, तो मटर के पौधे का क्या कौन सा भाग खाने में आएगा? उसका आएगा हमारा खाने में फल। ठीक है, मटर का फल खाने में उपयोग आएगा। ठीक है, एक होता है चने का पौधा, तो चने का पौधा क्या काम आएगा? बीज काम आएगा चने के पौधे में। ठीक है, अब हो जाएगा पालक का पौधा, तो पालक का पौधा क्या खाने में आएगा काम? पालक के पौधे का पत्ता खाने के काम का है। ठीक है, अब आ जाओ अपन बिही के, उस पे बिही का पेड़ होता है ना, तो वो क्या है? उसका फल खाते हैं अपन। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आप लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा कॉलम 1 में, प्रश्न 3 है। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से करना है। ठीक है, तो दूध, पनीर, घी, तो आप बताइए किससे मिलाएंगे? इसका मिलान करेंगे हम, सभी जंतु पादप हैं। ठीक है, पालक, फूल गोभी, गाजर, तो ये क्या है? ये सारी हमारी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ, तो ये क्या है? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी केवल क्या खाते हैं? पादप एवं खाद्य पदार्थ खाते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये हो गई हमारा अभ्यास। आगे भी कुछ प्रश्न है, आइए देखते हैं आगे और क्या प्रश्न है। तो ये है हमारी खालिस्तान। आइए मैं आपको खालिस्तान भी बता देता हूँ। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा चैप्टर भी हो जाएगा। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाघ एक, इसमें क्या आ जाएगा? मांसाहारी। ठीक है, तो ये आ जाएगा मांसाहारी पहली वाले में। ठीक है, ये क्या किस में आएगा? का वाले में आएगा मांसाहारी। ठीक है, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। अब दूसरे में क्या आएगा? हिरण केवल पादप खाता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? शाकाहारी कहेंगे। तो ये आ जाएगा किसमें? ये आ जाएगा हमारा खा वाले में। ठीक है मित्रों, ये आ जाएगा किसमें? खा में। ठीक है, ये शाकाहारी किसमें आएगा? ये शाकाहारी आएगा हमारा खा में। ठीक है, ये अगला देखते हैं। तोता केवल खाली स्थान खाता है, तो क्या खाता है? पादप खाता है। तोता केवल पादप खाता है। जो खाली स्थान हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? दूध। ठीक है, किससे आता है? दूध। घा वाले में क्या आएगा? ये घा वाला है, इस घा वाले में आएगा दूध। ठीक है, अगला है हमें चीनी खाली स्थान से मिलती है, तो चीनी हमें किससे मिलती है? ये हमें मिलती है गन्ना से। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको इस वीडियो में ये पूरा पाठ समझाया और साथ में ही मैंने आपको ये अभ्यास भी पूरा करा दिया। बीच बीच में कुछ अन्य प्रश्न भी बनते हैं जो आपके स्कूल के अध्यापक आपको कराएंगे। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ ये आगे कुछ प्रस्तावित योजनाएं हैं जो आप अपने शिक्षक से पूछ के कर सकते हैं। उन्हें ये सारी क्रियाकलाप कराना चाहिए। तो क्या है क्रियाकलाप? देखिए हम पढ़ लेते हैं। आपने अपने घर के आसपास गिरगिट को अवश्य देखा होगा। अगली बार जब आप इसे देखें तो इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा पता लगाएं कि यह क्या खाता है। क्या इसका भोजन छिपकली से भिन्न है? दूसरा क्या है? दूसरा ये देखते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। संभव हो तो चित्र भी लगाएं। इन्हें भारत के बड़े मानचित्र पर अंकित कर अपनी कक्षा में प्रदर्शन हेतु लगाएं। ठीक है, फिर अगले दो क्या हैं? उन जलीय पौधों के नाम लिखिए। उन जलीय पौधों के नाम लिखिए जिनके उत्पाद खाद्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अध्याय 10 में आप वक्र रेखाओं की लंबी
लंबाई मापने के उपाय जानेंगे। आप अपनी गणित की कक्षा में स्तंभ ग्राफ बनाना सीखेंगे। इन्हें सीखने के बाद आप नीचे दी गई रुचिकर परियोजना को करने का प्रयास कीजिए। अध्याय में दिए तरीके से कुछ अंकुरित मूंग तैयार कीजिए। उन्हें एक सप्ताह तक उगने दीजिए। आप देखेंगे कि पूर्ण बीज अब एक नन्हा पौधा बन गया है। धागे की सहायता से प्रतिदिन आप अंकुरों की लंबाई नापते समय ध्यान दें कि अंकुरन टूटे नहीं। अब आप स्तंभ ग्राफ बनाइए जिसमें लंबाई की विभिन्न सीमाओं में अंकुरन की संख्या हो। ठीक है मित्रों, तो आपको इसमें मूंग की दाल के अंकुरण को नाप के लिखना है। अब ये है सोचने की बात। तो क्या है सोचने की बात? क्या आपके आसपास सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? तो यहाँ पे आपको सोचना है कि आपके आसपास के लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा है कि नहीं। अगर उन्हें नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? हम भोजन की बर्बादी को किन उपायों से रोक सकते हैं? ठीक है मित्रों, तो आपको ये सारी चीज़ें करना है। आपके शिक्षकों को ये सारी चीज़ें करानी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। इससे आप कुछ अतिरिक्त ज्ञान मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा आज का पाठ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाया है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं हम अगले पाठ में। अभी मैं पूरा 6th क्लास कवर करूँगा, फिर इसके बाद 7th क्लास पे आऊँगा। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगले पाठ में। जय भारत।